नमस्कार दोस्तों। साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के उस कालजयी उपन्यास की जिसे भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, गोदान। 1936 में प्रकाशित यह कृति केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ब्रिटिश कालीन भारत के ग्रामीण और शहरी जीवन, किसान और जमींदार, शोषक और शोषित के बीच के क्रूर यथार्थ का सजीव चित्रण है। गोदान दो समानांतर कहानियां हैं। गांव की कहानी जिसके केंद्र में किसान होरी महतो है, और शहर की कहानी जो ग्रामीण जीवन को प्रभावित करती है। आइए इस मार्मिक कथा को शुरू से समझते हैं। ये गोदान के पात्र मात्र चरित्र नहीं, वे पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं। कहानी को समझने के लिए पहले उनसे मिलना जरूरी है। होरी महतो, उपन्यास का नायक, एक सीधा साधा धर्म भीरू किसान जिसकी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है एक गाय खरीदना। वह जमींदार को खुश रखकर सम्मान से जीना चाहता है, लेकिन गरीबी और ऋण के बोझ तले दबता जाता है। धनिया, होरी की पत्नी, वह होरी से बिल्कुल विपरीत, निडर, स्पष्टवादी और अन्याय का विरोध करने वाली है। वह अपने पति और परिवार की रक्षा के लिए जमींदार और महाजन दोनों से लड़ती है। गोबर, होरी और धनिया का बेटा, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि जो पिता की अधीनता वाली सोच को नहीं मानता और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। राय साहब अमरपाल सिंह, जमींदार, झिंगुरी सिंह, महाजन, और दाता दीन, पंडित, ये सब मिलकर शोषक वर्ग का निर्माण करते हैं जो होरी जैसे किसानों का खून चूसते हैं। और शहर में हैं आदर्शवादी प्रोफेसर मेहता, आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली मालती, और पूंजीपति मिस्टर खन्ना। इनकी कहानी गांव की कहानी से अलग होते हुए भी जुड़ी हुई है। कहानी शुरू होती है बिलारी गांव से। होरी अपनी पत्नी धनिया और बच्चों के साथ सम्मान पूर्वक जीना चाहता है। उसकी एक ही इच्छा है, एक गाय पालना, ताकि वह गोदान कर सके। और जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो इसी लालसा में वह अपनी विधवा बहन जुनिया के ससुर भोला से एक गाय उधार खरीदता है। गाय घर आती है तो होरी और धनिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये उनके जीवन में पहली और आखिरी खुशी थी, लेकिन होरी के दो भाई हीरा और शोभा इस सुख से ईर्ष्या करते हैं। उन्हें लगता है कि होरी ने अकेले गाय खरीदकर अपना सम्मान बढ़ा लिया। इस ईर्ष्या का परिणाम बहुत भयानक होता है। एक रात हीरा जहर देकर गाय को मार देता है। होरी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। गांव में बदनामी से बचने के लिए होरी को भोला को गाय की कीमत चुकानी पड़ती है। यहीं से होरी के जीवन में कर्ज आरनास का वह चक्र शुरू होता है जो अंत तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। भोला को पैसे देने के लिए वह झिंगुरी सिंह महाजन से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेता है। गाय की मौत का कर्ज अभी चुका भी नहीं था कि एक और घटना घटती है। भोला की बेटी झुनिया होरी के बेटे गोबर के बच्चे की मां बनने वाली होती है। सामाजिक बहिष्कार के डर से गोबर गांव छोड़कर शहर भाग जाता है। गांव की पंचायत होरी को इस अनैतिक संबंध के लिए अपराधी ठहराती है। जमींदार राय साहब और महाजन झिंगुरी सिंह इस मौके का फायदा उठाते हैं। वे होरी पर जुर्माना लगाते हैं जो वह चुका नहीं सकता। जुर्माना चुकाने के लिए होरी अपनी बची हुई थोड़ी सी जमीन भी बेच देता है। वह अब किसान से मजदूर बन चुका है। धनिया का क्रोध जमींदार और पंडित दाता दीन पर फूटता है, लेकिन होरी नियति को स्वीकार कर लेता है। होरी जमींदार की चापलूसी करता है, मजदूरी करता है, लेकिन कर्ज और गरीबी का दलदल उसे और खींचता जाता है। हीरा भी वापस आ जाता है, लेकिन अब सब एक ही तरह की गरीबी झेल रहे हैं। इसी बीच शहर की कहानी आगे बढ़ती है। पूंजीपति मिस्टर खन्ना की शुगर मिल किसानों का गन्ना कम दामों में खरीदती है। प्रोफेसर मेहता और मालती शिक्षा, नारी मुक्ति और पूंजीवाद पर वाद विवाद करते हैं। मेहता मालती के व्यक्तित्व को संवारते हैं और अंततः दोनों में एक गहरा बौद्धिक और भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। कुछ साल बाद गोबर शहर से लौटता है। वह कमाकर आया है, उसकी सोच बदल चुकी है। वह जानता है कि गांव के शोषण का मूल कारण क्या है। गोबर का यह विद्रोही रूप गांव के शोषक वर्ग को रास नहीं आता। एक बार फिर सामाजिक तनाव बढ़ता है। गोबर अब खुलकर महाजन और पंडित से भिड़ जाता है। अंततः गोबर को एक बार फिर गांव छोड़ना पड़ता है, लेकिन इस बार गांव के कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। गोबर ने विद्रोह की एक चिंगारी सुलगा दी है। होरी फिर अकेला रह जाता है। मजदूरी करता हुआ होरी अब केवल एक मजदूर है। वह राय साहब के यहाँ चाकरी करता है, शहर में मजदूरी करता है,
लेकिन उसका शरीर और आत्मा दोनों थक चुके हैं। उसका एकमात्र सहारा अब भी उसकी पत्नी धनिया है, जो हर विपत्ति में उसके साथ खड़ी रहती है। गरीबी ने परिवार को तोड़ दिया है। बेटी रूपा को एक बूढ़े आदमी के साथ ब्याहना पड़ता है, ताकि कर्ज चुकाया जा सके। होरी यह सब देखता है और अपनी किस्मत को कोसता है। अंततः अत्यधिक मेहनत और कुपोषण के कारण होरी बीमार पड़ जाता है। उसे पता है कि उसका अंत नजदीक है। उसके मन में सिर्फ एक बात है, गोदान। जीवन भर एक गाय का सपना देखने वाला होरी बिना गोदान किए ही मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। वह अपनी अंतिम सांसें लेता है। होरी की मृत्यु पर पंडित दाता दीन गोदान की मांग करते हैं। धनिया, जो पूरे जीवन शोषकों के खिलाफ लड़ी थी, अपने हाथ में रखे हुए थोड़े से पैसे जो उसके पास बचे थे निकालकर पंडित के सामने फेंक देती है। धनिया के शब्द देखिए, महाराज, यही गोदान है। इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। और यहीं होरी के जीवन का दुखद अंत होता है। वह मरते दम तक कर्ज और धर्म के बोझ तले दबा रहा और उसकी पत्नी को ही उसका गोदान करना पड़ा। अपनी अंतिम जमा पूंजी देकर गोदान केवल होरी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे किसान वर्ग की कहानी है जो जमींदार, महाजन और पुरोहित की तिकड़ी के हाथों पिसता रहा। प्रेमचंद ने दिखाया कि कैसे धर्म, रीति रिवाज और सामाजिक मान सम्मान की बेधियां किसान को कर्ज के दलदल से कभी बाहर नहीं निकलने देती। शहर की कहानी गांव की कहानी के विपरीत है, लेकिन उसका परिणाम गांव को ही भुगतना पड़ता है। प्रोफेसर मेहता जैसे आदर्शवादी भी शोषण की इस व्यवस्था को बदल नहीं पाते। यह उपन्यास सिखाता है कि किसान का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है और कैसे उसकी सबसे छोटी इच्छा, गाय भी उसके लिए एक महान त्रासदी बन जाती है। यह एक ऐसा उपन्यास है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान एक यथार्थवादी और मार्मिक कृति है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़ें। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साहित्य की ऐसी ही अन्य यात्राओं